गर्दन सीधा करते हुए सब कोई बैठ जाएंगे। कोई भी मुद्रा में हथेली को घुटनों के ऊपर रखना है। 3 बार ब्रह्मनाद करते हुए गहरी सांस लेकर नमस्कार मुद्रा में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को थोड़ा सा रब करेंगे और धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। पूरा पॉजिटिविटीनेस को हम अपने अंदर फील करेंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से प्रार्थना करवाई, सभी अपना याद कर लें इसको। अब कोई भी करवा सकता है, ठीक है ना? सबको याद हो गई है अब तो है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने निद्रा वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ तक तो हमने अपना हमारा रिवीजन भी हो गया और हमने पढ़ भी लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं बाकी की बीमारियों के बारे में कि आगे कौन कौन सी कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां हैं। फर्स्ट इसमें देखो कुछ मेन हमें बीमारियां बताई गई हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी मेन बीमारियां हैं जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट में इन्होंने फीवर के बारे में बताया है। बुखार, बुखार कैसे होता है, क्या होता है, क्या रीजन होता है और क्या उसको हम उपचार वगैरह दे सकते हैं। तो वैसे तो पहले भी मैंने कई बार डिस्क्राइब किया है कि फीवर कोई बीमारी होती ही नहीं है ना। बुखार कुछ नहीं होता है, एक टेम्परेचर राइज है जो कि ये बता रहा है कि आपकी बॉडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हमें बस केवल ये देखने की आवश्यकता है कि बुखार किस रीजन से आ रहा है, तो उस रीजन का उपचार किया जाए। इसमें भी यही बात साइन बोली गई है कि बुखार अपने आप से बीमारी नहीं है, पर एक लक्षण जरूर है कि किसी भी चीज का वो लक्षण है, वो सिम्टम ही है, वो दर्शा ही रहा है आपको। वो एक अवेयरनेस का साइन है कि ये एक लक्षण आपकी बॉडी में आ गया है, आपको बीमारी है। तो आप इसीलिए अपना इलाज करवाइए, देखिए, टेस्ट वगैरह करवाइए, वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए कि आपको क्या बीमारी हो गई है जिसके कारण कि आपको फीवर आ रहा है। सेकेंडली है कि बुखार से रोगों सेकेंड इसमें बता रहे हैं कि बुखार से रोगी बेचैन हो जाता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब भी टेम्परेचर राइज होता है हमारी बॉडी में ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो हमें हीट स्ट्रोक से हुआ हो या किसी बीमारी के कारण हुआ हो, तो चाहे कोई भी रीजन रहा हो उसके कारण हम बीमारी वो जब फीवर चढ़ेगा आपको, तो आपको है ना थोड़ा रेस्टलेस फील होगा, धड़कनें तेज हो जाएंगी, थोड़ी घबराहट होगी, जी मचलाना आगे, ये भी साइन और सिम्टम्स उसके साथ में आते हैं, अधिकतर आते ही हैं। आंखें जलन होंगी, बुखार जब उतरेगा तो आपको पसीना आएगा, या फिर जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुखार चढ़ते में भी बहुत ज्यादा गर्मी और पसीना आने लग जाता है और हार्ट रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब इसका उपचार क्या है? उसका उपचार ये है, उनको हल्के कपड़े पहनाओ, एकदम हल्के और ढीले वस्त्र पहनाए जाए, ऐसी जगह पर रोगी को लिटाया जाए जहां हवा का आवागमन अच्छे से हो, एकदम से उसको घेर के नहीं खड़ा होना है, और कंबल वगैरह कभी भी नहीं उड़ानी चाहिए। फीवर अगर आ जाए तो यही बोलते हैं कि फैन चला दो, या जैसे गर्मियों में अगर फीवर आ जाता है तो एसी ऑन कर दो ताकि टेम्परेचर डाउन जाए और जो रोगी है उसको थोड़ा आराम मिल जाए।
और हम ये भी कर सकते हैं कि बदन को ठंडे पानी से पोंछे। तो जब जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि फीवर बहुत तेज होता है और उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जैसे एक तो होता है कि आया उतर गया, और एक होता है बहुत तेज फीवर है और कंटिन्यूस बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसको कि उस बॉडी को स्पंज करवाते हैं कि हाँ भाई पानी लीजिए और उससे बॉडी को पहुंच दीजिए। अब देखो इसके अंदर क्या आ गया, नेचुरोपैथी आ गई हमारी, है ना। पानी क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि बुखार जो किसी से नहीं उतर रहा है तो आप गीली कपड़े की पट्टी लीजिए और उससे पूरी बॉडी को पहुंच दीजिए। तो ठंडा जब नॉर्मली, ठंडा मीन्स फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मली पानी जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, उस पानी से हम बॉडी को पहुंच रहे हैं, वो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और उसको फीवर उतर रहा है, और जनरली उससे फीवर उतर जाता है। कम होता है हम केवल माथे की पट्टी करते हैं, और बहुत ज्यादा फीवर रहता है नहीं उतरता है माथे की पट्टी से तो हम फुल बॉडी स्पंज करते हैं, है ना। ये भी चीजें हैं। और पैरासीटामोल वगैरह भी दे दी जाती है, एक नॉर्मल सी चीज है ये। पैरासीटामोल इसके अंदर तो नहीं आती, बट एक ये नॉर्मल बता दिया है कि आप इसको दे सकते हैं। सिर दर्द के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि सिर दर्द और अर्ध कपारी क्या है। कुछ लोगों में सिर दर्द जल्दी जल्दी होता है, इससे दिमागी तनाव भी होता है, कोई गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकता है। अब सर दर्द बहुत टाइप के होते हैं। अर्ध कपारी वो हाफ ब्रेन में जो आधे सर में दर्द होते हैं, जिसे आधा सीसी भी बोलते हैं हम, कि वो तो नहीं है। और कई बार क्या होता है, टेंशन के कारण सर दर्द है, कई बार फीवर के कारण सर दर्द है, कई बार किसी बीमारी के कारण सर दर्द है, कई बार हमारे को हम बहुत देर से भूखे हैं और हमें खाना नहीं मिला है तो उसके कारण भी दर्द है, और कई बार क्या हो जाता है गैस एसिडिटी क्रिएट हो जाती है तो उससे भी हमें सर दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है हमारे सर दर्द होने के, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, ये यही दे रखा है कि सबसे पहले ये जाने कि सर दर्द क्यों है, आखिरकार रीजन क्या है इसका कि आपको आपके सर में दर्द हो रहा है, और किस तरह का सर दर्द है, और किस तरीके से उसका दबाव है, क्या परेशानी आपको ऑकर कर रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, ज्यादा देर तक रह रहा है या थोड़ी देर रह के बंद हो जा रहा है, या कंटिन्यूस डेली उसी टाइम पे दर्द हो रहा है। ये भी एक तरीका है कि उसका एक पैटर्न भी होता है कभी कभी, क्योंकि सब सर दर्द एक जैसे सर दर्द नहीं होते, कुछ दर्द आधे ही हिस्से में होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि सिर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में एक टीस जैसी दर्द, एक एक जैसे कि पिन पॉइंट, हम उसे बोल सकते हैं कि पिन पॉइंट पेन हो रहा है, कि बड़ा टीस दे के पेन हो रहा है, और वो इस तरीके के दर्द है। कितनी देर तक रहता है, कुछ मिनट या कुछ घंटे, ड्यूरेशन भी पता करना चाहिए आपको कि कुछ देर के लिए है या कुछ घंटे के लिए या कई दिनों से होता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा है। दिन में हो रहा है या सुबह के टाइम है या दोपहर के टाइम है, रात के टाइम है। अब ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि भूखे रहने से भी सर दर्द होता है, तो वो भी टाइम के कारण, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि टाइम के कारण है। और कई बार आपने देखा होगा जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठंडा मौसम है, तो सर्दी से भी सर दर्द होता है। आप ठंडी हवा में बाहर निकल जाओगे तो सबसे पहले आपके फॉरहेड में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सर दर्द ऊपर की तरफ रेगुलेट करेगा। क्या करने से सर दर्द, तनाव से है या पढ़ाई करने से है, या आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, या कोई और बीमारी है, या फिर आप सर झुका कर बैठे हैं। जैसे कई कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि जिनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, पढ़ाई करते हैं बच्चे तो वो टेबल चेयर लेकर के ऐसे पोजीशन में नहीं होते, वो क्या करते हैं बेड पे ही बैठे हैं, जमीन पे ही बैठे हैं, या टेबल चेयर पे भी बैठे हैं, तो भी वो इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो जो इनको ये वाला पॉस्चर है, ये इसका जो वेट है, ये एक्सेसिव वेट नीचे की तरफ आने के कारण ये सब पेन हो जाता है, और ये पेन रेगुलेट होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये सर्वाइकल का पेन होता है। तो किस कारण से सर दर्द है, इट इज द मेन थिंग। रीजन क्या है, टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता लगानी चाहिए सर दर्द में कैसे हो रही है उसको। और किस, अगर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि हालात बेकाबू हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट सर्जरिक या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में लोगों को सर दर्द होता है, और इस कंडीशन तक दर्द होता है कि वो फिर घर पे कंट्रोल ही नहीं आता, उनको जाकर के हॉस्पिटल में या तो एडमिट ही होना पड़ता है या डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, इंजेक्शन वगैरह लेने ही पड़ेंगे। मतलब इट इज नॉट ए नॉर्मल कंडीशन। तो वो जो है वो अलग तरीके का है, वो पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रॉमेटिक भी होते हैं इस तरीके के सर दर्द। और कहीं कुछ खाने की बात तो नहीं है,
क्या और अल्कोहल के लेने की बात तो नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं वो नेक्स्ट डे सुबह उठ के कहते हैं और हमारा सर दर्द बहुत ज्यादा है, हमारा सर पकड़ लिया, इस तरीके की कंडीशन है। तो वो जो हैंगओवर होता है वो भी एक तरीके का सर दर्द ही है। तो वो किसी खाने पीने के अंतर्गत आता है कि आपने कुछ खाया पिया है जिसके कारण इस तरीके का दर्द है। और कब राहत मिलती है, आराम करने से, दवाई लेने से, या फिर रोशनी, कम रोशनी में आप चले जाएं उससे, या फिर कुछ खा लेने से, या फिर केवल मेडिसिन देके ही मिलती है, या फिर डॉक्टर के पास जाने से ही मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें पहले टॉपिक वाइज जान लेनी चाहिए कि अगर सर दर्द है तो उसको किस तरीके से, जब आपको रीजन पता होगा तभी आप उपचार कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके उपचार पे, इसका उपचार हम किस तरीके से करें। तो एस्प्रिन की गोली दे सकते हैं हम, और गर्म पानी में भिगोए गए कपड़े को सिर के पीछे रखने से भी आराम मिलता है। मालिश करने से नॉर्मली बात है कि अगर सर की मसाज की जाती है तो आराम मिलता ही है उससे। रेस्ट कर लेने से, कई बार ऐसा होता है कि सर में आपके दर्द है, आप अगर आंख बंद करके चुपचाप से लेट जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे कि कई बार ऐसा ना गुस्सा होता है किसी से बहुत ज्यादा, हमारी तू मैं हो गई, या कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन हो गई जिससे आपके इमोशंस हाई हो गए, और अगर आप उस कंडीशन से बाहर निकल जाएं और चुप होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो सिर दर्द भी धीरे 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 खत्म हो जाता है। इट मीन्स एक रेस्ट कंडीशन में आ गए, आप रेस्ट मोड में काम नहीं कर रहे हो, उस सर दर्द को आराम देने के लिए एक तरीके से आराम कर रहे हैं, रेस्ट वाली कंडीशन में चले गए। और तनाव दूर करना, अगर किसी टेंशन क्रिएट हो गई है और उस टेंशन के कारण हेडेक है तो उस टेंशन को खत्म करना सर दर्द की बीमारी का इलाज हो जाता है। तो ये तरीके हैं, उपचार हैं, और इस तरीके से हम सर दर्द के लिए ट्रीटमेंट, वैसे आपको ये ट्रीटमेंट वे पढ़ाया नहीं जा रहा है अभी इसमें ट्रीटमेंट, अभी तो एक नॉर्मल चीज बताई जा रही है ना, कि जनरली आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तब आप प्रॉपरली जानेंगे कि हम नेचुरोपैथी के अंदर कौन से वाले सर दर्द के अंदर स्पेसिफिकली कौन से सर दर्द में किस तरीके से उसे नेचुरोपैथ के द्वारा करेंगे, आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक नॉर्मली पढ़ाने के वे में हम एक छोटा सा पॉइंट दे रहे हैं। अब अर्धकपारी के बारे में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अर्धकपारी के लक्षण क्या क्या हैं। तो बहुत तेज सर दर्द रहना या सिर के एक हिस्से में दर्द होना, इसका मेन सिम्टम होता है कि बहुत तेज तीखा दर्द है, मतलब इस तरीके का दर्द होता है कि वो सहन नहीं होता, तेज शूल, जैसे कि कहते हैं शूल वेदना, तो शूल वाली वेदना होती है कि पेन इतना तेजी से होता है कि बहुत तेज सर दर्द होता है, और वो लगभग एक हिस्से में, इधर हाफ हिस्से में या इधर हाफ हिस्से में, आधे हिस्से में ही अधिकतर वो दर्द होता है। ठीक है, तेज रोशनी है, कोई तनाव है, टेंशन है किसी भी तरीके की, शराब पीने से, गुस्सा रहने से, चिड़चिड़ाहट से, या फिर किसी भी चीज से ये अर्धकपारिक हो सकता है, इनमें से किसी भी चीज से। और जिनको आपने देखा होगा, इसका एक और मेन लक्षण कि जिनको भी आपने देखा होगा अर्धकपारी माइग्रेन वाली प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको उनके आप मेन सिम्टम उनके फेस से आप देख सकते हो कि उनकी ये वाला जो पोर्शन होता है हमेशा सैलो रहता है, ये चीज एकदम फूली फूली ऊपर की तरफ रहेगी, और आंखें एकदम से ऐसे बाहर होंगी और हल्की रेडिश लिए होंगी हमेशा ही, चाहे उनको सर दर्द है या नहीं है। और उनको जरा सा गुस्सा आ जाए, फिर आप देखो उनकी आंखें भी बाहर होती हैं और ज्यादा फूल जाती हैं, और उनके पेन एकदम तेजी के साथ में बढ़ता ही जाता है, विद इन सेकेंड्स बढ़ता है उनका पेन। ये भी लक्षण है, इससे भी पहचान सकते हैं कि उनको ये वाली प्रॉब्लम है। अर्धकपारी जल्दी जल्दी महीने में एक बार या काफी दिनों में एक बार भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा है कि रेगुलर भी हो सकता है, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, या फिर डेली रेगुलर एक टाइम पे कि शाम हो गई उस टाइम पे, या जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग टाइप का है। तो जो है कि किसी ने कोई बहुत तेज बोल रहा है तो वो भी उसको इरिटेट कर रहा है, उससे भी उसके सर में दर्द हो जाएगा। कोई बहुत तेज रोशनी में वो अचानक चला जाता है तो भी सर दर्द हो जाता है। कई लोग तो उनमें ऐसे भी होते हैं कि वो सूरज की रोशनी में एकदम डायरेक्ट सनरेज के वो सामने की तरफ नहीं आ सकते, जैसे सामने से सूरज है और अगर वो उस साइड को आ जाएंगे तो उनके सर में दर्द चालू हो जाता है। तो रोशनी भी एक इसमें काम करती है उसको पेनिट्रेट करने का, कि उससे उनके सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि रोशनी उनके जो सर में दर्द होता है तो धुंधला भी दिखाई देता है, आंखों की रोशनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अधिकतर जिनके माइग्रेन होगा उनको आप स्पेक्स लगे ही देखेंगे, चश्मे होते ही हैं उनके पास में, क्योंकि वो उनके धुंधला दिखाई देगा, या फिर कोई भी एक क्लॉट जैसा आता हुआ उनको नजर आता है कि कहीं पे किसी जगह एक धब्बा जैसा उनको दिखाई दे रहा है। आंखें लाल हो जाती हैं और कई बार
चक्कर आते हैं या उल्टी आती है। तो उल्टी भी इसका एक सिम्टम है कि चक्कर तो आते ही हैं, अधिकतर वॉमिट भी चक्करों के साथ में होता है। उपचार के अंदर हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं कि क्या उपचार हमें इसका करना चाहिए। ट्रीटमेंट वे नहीं आता है। बिना दूध वाली काली चाय 2 एस्प्रिन की गोलियों के साथ में। तो यहाँ पे तो एस्प्रिन एक नॉर्मल चीज है, वैसे तो आजकल एस्प्रिन नहीं यूज करी जाती है, बट फिर भी सर दर्द के लिए लोग एस्प्रिन आज भी ले लेते हैं। तो एस्प्रिन एज ए पेन किलर वो लोग ले लेते हैं और उसे अपने सर दर्द में उनको उससे आराम मिलता है। और एक अंधेरी जगह में जाके, अंधेरी और शांत जगह कि जहां पे कोई शोर शराबा नहीं है, जहां पे रोशनी नहीं है या फिर बहुत डिम और हल्की लाइट है, उसमें जाके लेटने से भी उनको उसमें रिलीफ मिलता है। बाकी इसका तो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होता है। ये एक छोटी सी चीज है कि प्राइमरी स्टेज पे आप इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो हम पढ़, इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है खांसी। तो खांसी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जनरल हम सभी लोग जानते हैं खांसी के बारे में कि अक्सर होने वाली ये शिकायत है छोटे बच्चों में, बड़े बूढ़ों में और एडल्ट्स में कभी कभी, बाकी छोटे बच्चों में और बूढ़ों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है। कई तरीके के रोग होने की चेतावनी भी है। अब जैसे कि सेम फीवर है, लगभग वैसे ही ये है कि केवल केवल अकेली खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सारे रोगों के लक्षण भी है। खांसी कई रोगों के लक्षण के अंतर्गत भी खांसी आती है और जो कि गले और फेफड़े की बीमारी हो सकती है। और खांसी तब होती है जब सांस की नली में कई तरह की किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट हमें फील होती है कि गले में किसी भी तरीके का हमें खड़खड़ाहट है या हमें ऐसे लगे कि बलगम फंस रहा है या कुछ चुभन हो रही है, तो हम खांसते हैं। खांसते हैं एक नेचुरल वे है हमारी बॉडी का कि गले को क्लियर करने के लिए, कुछ हम इजी से बोल पाए और हमें वो जो रुकावट लग रही है उसे हम क्लियर कर पाए। वो हमारा ब्रेन, ये एक ऑटोमेटिक क्रिया होती है जो ब्रेन के द्वारा करवाई जाती है ना। धुआं, ठंडी हवा या गर्म, बहुत ज्यादा गर्मी हो, आपने ये भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी में हम कहीं जाते हैं, गर्मियों के डेज में, जब हमारा गला एकदम सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, हमें बहुत प्यास लगी थी और पानी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो फिर क्या होता है, हमें खांसी आती है क्योंकि उस खुश्की को खत्म करने के लिए भी एक नेचुरल वे में ये एक चीज स्टार्ट होती है कि हम खांसते हैं ताकि जो खुश्की हो रही है और जो रुकावट हो रही है उससे हमारा गला क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इन सब चीजों से भी होती है। कई बार ऐसा भी है कि हम सर्दियों में ब्लोअर्स चलाते हैं अपने घर में, हीटर ब्लोअर्स चलाते हैं, है ना। तो अगर वो लगातार कई घंटों तक चलता रहता है तो भी वो खांसी को क्रिएट करता है क्योंकि वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पे नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। नमी नहीं होने से क्या होता है, खुश्क हो जाता है वहां का वातावरण। जब पूरा एनवायरनमेंट खुश्क हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसके खुश्की से हमको खांसी आती है। वो बीमारी नहीं होती है, केवल आर्द्रता की कमी से। अब देखो जो हमने डिजीज का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था उसमें आ गया ना ये कि यहाँ आर्द्रता की कमी है, आर्द्रता की अधिकता से भी और आर्द्रता की कमी से भी। तो यहाँ आर्द्रता की कमी के कारण आपको बीमारी हो रही है। ठीक है ना। तो बीमारी, वो खांसी भी एक बीमारी है जो कि किसी का लक्षण भी हो सकता है। अब ये खांसी यहाँ क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि आपके यहाँ जो एनवायरमेंट है, जो आपका रूम का एनवायरमेंट है, या जो आपके घर के आसपास का, घर का या आपके एरिया का एनवायरमेंट है, वो खुश्क हो गया है और उस खुश्की के कारण आपको खांसी आ रही है ना। ये वाली चीज है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स ही बता रहे हैं कि क्या क्या, किस किस कारण से खांसी होती है या किस किस चीज में खांसी होती है। सांस की नली, फेफड़ों के जीवाणु को साफ रखने के लिए खांसी प्रकृति की एक जरूरत है। मैंने बताया ना, नेचुरल फिनोमेना है ये, प्रकृति के प्रदत्त है कि भाई हमें कुछ भी जो है उसमें से क्लियर करना है। जब सांस की नली के अंदर से या फेफड़ों के अंदर से, तो तेज से, बहुत तेज वेग होता है ना, इसका एक प्रेशर होता है,
इसलिए ये ताकि गले को, थ्रोट को एकदम क्लियर कर दे, या फिर जो पूरा ट्रैकिया है, जो सांस की हमारी नली है, श्वसन नली जो अवरुद्ध हो रही है किसी भी रीजन से, कोई भी जीवाणु कीटाणु आ गए हैं, या फिर ठंडी हवा है, या किसी भी तरीके से वो उसने वायरसेस वगैरह ने आकर के इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम खांसते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त होता है ये, और जरूरत है ये। खांसी होने के कारणों को जानने की कोशिश करें, रीजन जाने कि हम ये सिम्टम है ये किस कारण आया, आखिरकार हमें खांसी क्यों आ रही है, तभी तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि खांसी आते ही हम कहते थे पानी पिलाओ, इसको पानी पिलाओ, तो खुश्की से आ रही है, किसी रीजन से आ रही है, किस चीज से आ रही है। आपने ये भी देखा होगा, बच्चे अगर खाना खाते खाते या हम भी बोल जाएं या हंस जाएं तो फिर हमारे गले में कुछ फंस जाता है, फिर हम तब तक खांसते हैं जब तक कि गला क्लियर नहीं होता है ना। तो वो क्या बीमारी थोड़ी ना है, नहीं है ना बीमारी, लक्षण है। उसने ये बताया आपको कि खांसी हो गई है, गला, आपके गले में कुछ फंस गया है, तो क्लियर करो उसको। तो नेचुरल फिनोमेना ऑफ द बॉडी इसने आकर के क्लियर कर दिया हमारे थ्रोट को पूरा। क्या खांसी जल्दी जल्दी आती है, क्या बुखार भी साथ में रहता है, या थूक के साथ में खून भी आ रहा है, क्या व्यक्ति बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीता है जिसके कारण खांसी इसको आ रही है, किस तरह की खांसी है, किस समय किसी रोग की तरफ इशारा कर रही है, क्या सूखी खांसी है जिसमें बलगम नहीं निकलता है, या फिर फ्लू वाली खांसी है, या खसरा है, या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बलगम वाली खांसी है, क्या निमोनिया है या ब्रोंकाइटिस है जिसके कारण खांसी हो रही है, घरघराहट के साथ आने वाली खांसी तो नहीं है ना, दमा, काली खांसी, गलघोटू, कई बीमारियों में, इन दिल की बीमारियों में, इनमें भी सब में खांसी होती है। जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तब भी खांसी आती है ना। अगर कोई प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता है और तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तब भी खांसी आती है। और हम हार्ट के रोगी को कहते भी हैं कि अगर सांस घुट रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको खांसने के लिए कहते हैं, जोर से खांसो, तेज से खांसो। तो तेज प्रेशर के साथ वो खांसता है तो खून का बराबर प्रॉपर वो होता रहता है और उसको फुली ऑक्सीजन मिलता है हार्ट को, तो प्रॉपरली वर्क करता है। लगातार आने वाली खांसी तो नहीं है कि अगर खांसी एक बार आना चालू हुई तो वो बंद ही नहीं हो रही है, इस तरीके की खांसी तो नहीं है। क्या टीबी वगैरह तो नहीं है, तपेदिक की बीमारी तो नहीं है जिसके कारण खांसी आ रही है, खांसी में खून तो नहीं आ रहा है, टीबी, निमोनिया या दिल की कोई बीमारी, इस तरीके का कोई रीजन तो नहीं है जिसके कारण की जो हमारा रोगी है उसको बार बार खांसी आ रही है। तो ये है कि हमें जानना है पहले कि क्या रीजन है जिसके कारण खांसी आ रही है। ये सारे रीजंस इन्होंने दिए हैं कि इन में खांसी आती है। तो पहले ये पता करेंगे हम कि इस चीज के कारण खांसी आ रही है। अब ये उपचार के अंदर हमें प्राथमिक तौर पे क्या बताया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में पानी पिए। तो ये वाली किस लिए कि किसी भी तरीके की खुश्की है या गले में कुछ फंस गया है तो उसके लिए ये वाला हम प्रयोग करते हैं कि पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहो। हल्का नॉर्मल पानी भी देते हैं, हल्का गुनगुना पानी भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से पानी का टेम्परेचर भी रखा जाता है। खोलते हुए पानी की भाप भी दी जाती है। स्टीम दिलवाते हैं ना, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा खांसी होती है तो हम कहते हैं क्यों, उसके जो अंदर वायरस कीटाणु वगैरह होते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, स्टीम को अंदर लेते हैं तो उससे जो अंदर के कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इस कारण से भी, इससे भी एक ट्रीटमेंट होता है, जो मुंह खोल के हम ऐसे सांस दिलवाते हैं कि भाप के अंदर हमने ढक लिया अपने आप को, किसी भी क्लॉथ से नीचे से भाप आ रही है और ऐसे करके लेते हैं, अंदर हमारे गले के अंदर सांस जाए। गहरी नाक से, मुंह से, दोनों तरीके से सांस ली जाती है। नाक से लेते तो मुंह से निकालते हैं, मुंह से लेते तो नाक से निकालते हैं और गले को एकदम क्लियर करते हैं। और उसके अंदर हम पुदीना भी डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस के ऑयल भी डाल सकते हैं और उसके अंदर हम चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती हैं, क्लेंजर का काम करती हैं, क्लीन करती हैं अंदर जाकर के, और ये इससे होने वाले जितने वायरस कीटाणु वगैरह होते हैं उनमें बहुत फायदा करती है। साइनसाइटिस वगैरह में जब हम भाप दिलवाते हैं डेली तो जो बलगम है और खांसी है, जो भी स्पुटम होता है वो सब इसके थ्रू निकल जाता है और जो पेशेंट होता है उसको राहत मिलती है। और खांसी आने पर बीड़ी, सिगरेट और हुक्का वगैरह नहीं पीने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पिएगा तो और भी ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर
ऐसा हो कि ये सब जो प्राथमिक उपचार आप कर रहे हैं, उसको भाप भी दे रहे हैं, यूकेलिप्टस वगैरह का ऑयल डाल के, हल्दी डाल के, या फिर पुदीना वगैरह डाल के दे रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और परहेज भी करवा रहे हैं खट्टे का, ठंडे का, बीड़ी सिगरेट का, तंबाकू का, अल्कोहल का, फिर भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं, और फिर ही उसके बाद में कुछ भी सोचें कि डायग्नोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि काली खांसी हो गई है या टीबी हो गई है, तो उसमें उसका सिम्टम ही ये होता है कि लगातार खांसी रहती ही है। ठीक है, बचाव क्या है इसमें? अच्छी नींद लें और सेहतमंद खाना हमें लेना है। अच्छा, तो हमें अपना नाक मुंह को ढक लेना है। हम अपने नाक और मुंह को क्लोथ से कवर कर लेते हैं, नहीं तो वैसे तो जो खांस रहा छींक रहा है, जिसको खांसी है, उसको ही अपना मुंह कवर करके रखना चाहिए। पर अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई और है, तो हम किसी और को बोलने के बजाय पहले खुद अपने लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए? हमारी सेहत। तो हम इतने अवेयर हुए कि हम अपना नाक मुंह ढक के रखें ताकि हमें ना हो। और अगर आपको खुद को खांसी है तो खुद भी अपने नाक मुंह पे हम कपड़ा रख करके, ढक के रख के उसको दूसरों को फैलने से बचाएं। तो ये क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम खांसते हैं तो बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, पानी जैसी बूंदे हमारे खांसी के साथ में, और वो ही हर जगह इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। अब जैसे कि कोई भी नहीं है घर के अंदर, और आप बेड पे हैं, या आप सोफे पे बैठे हैं, या चेयर पे बैठे हैं, और आप खांसते हैं, तो उन जगहों पे जाके वो बूंदे गिर जाती है। अब वहां पे कोई बच्चा हाथ लगाए, बड़ा हाथ लगाए, फिर वो अपने मुंह, आंख, नाक को छू ले, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो दूसरे पर्सन को भी खांसी हो जाएगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि कोई है या नहीं है, मुंह जरूर ढकना चाहिए। पेट का दर्द के बारे में इसमें दे रखा है कि पेट का दर्द है तो उसमें क्या लक्षण है। पेट के दर्द वाले रोग की तरफ इशारा करता है। जैसे आंतों की समस्या है, किडनी की है, या लिवर की है, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपके स्टोन है तो भी आपके पेट में दर्द है, आंतों में इन्फेक्शन है तो भी आपके पेट में दर्द है, अल्सर है तो भी आपके पेट में दर्द है, गैस्ट्राइटिक और एसिड बन रहा है, एसिडिटी हो रही है तो भी आपके पेट में दर्द है, अपच है तो भी है, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है तो भी दर्द है। तो ये जो सारे डिजीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब सिम्टम्स वाले डिजीज अभी पढ़ रहे हैं, कि ये खुद में कोई बीमारी नहीं है बड़ी, पर कई बड़ी बीमारियों के ये लक्षण होते हैं, स्वयं में बड़ी बीमारी नहीं होते हैं। तो पेट का दर्द बहुत सारी बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है। क्या कारण है ये पता लगाएं तो हम इजीली उपचार कर सकते हैं। कि अगर स्टोन है कहीं भी किडनी में या गॉल ब्लैडर में तो भी पेट में दर्द होगा, किडनी का और भी कोई समस्या है तो भी पेट में दर्द होगा, यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो भी पेट में दर्द होगा, आंतों में इन्फेक्शन है तो भी पेट में दर्द होगा, पेट अगर क्लीन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है तो भी पेट में दर्द होगा, गैस्ट्राइटिक और एसिडिटी है तो भी हमें पेट में दर्द होगा, अल्सरेशन अगर हो गया है, मतलब आंतों में घाव हो गए या छाले हो गए, तो भी पेट में दर्द होगा। ये सब रीजन, ये सब क्या है, कारण है कि इन कारणों से हमारे पेट में दर्द हो सकता है। अपच भी, जैसे कि आपको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, आपने खाना खाया और किसी भी रीजन से हमें खाना नहीं पचा, तो भी हमारे पेट में दर्द होगा। अगर डायरिया, पेचिस वगैरह, अगर ऐसी भी कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो भी पेट में दर्द होगा, फूड पॉइजनिंग है तो भी पेट में दर्द होगा। ये सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर पेट में दर्द होता है। लिवर की अगर प्रॉब्लम है तो भी पेट में दर्द होगा, है ना। तो ये रीजन है कि पेट के किस रीजन में दर्द है, कहाँ दर्द है, किस तरीके का दर्द है, मरोड़ है, साथ में बुखार है, या उल्टियां हैं, या और कुछ है, वो सब कुछ पता करके ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें उपचार में ये है, ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह लें और सही कारण का पता लगाएं। जो प्राइमरी चीज है बस वो यही है कि इस तरीके से पहले फर्स्ट हमको पता लगाना, डायग्नोज करना है कि किस कारण से पेट में दर्द है, फिर उस चीज का ट्रीटमेंट होगा तो पेट का दर्द अपने आप ही चला जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं उनको, औरतों को, बच्चियों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, वो भी पेट का दर्द है एक तरीके का। तो ये हमें इसलिए कहा गया है कि पता लगाना है आपको दर्द कैसा है। बड़ी औरतें होती हैं 45 की एज में जा रही हैं, 50 की एज में जा रही हैं, तो आजकल तो 45 की एज में ही पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया है। मेनोपॉज वाले टाइम से पहले ही जो मेनोपॉज आता है उसको पेरी बोलते हैं, पेरीमेनोपॉज। तो उस टाइम में जब आपको मेनोपॉज आने लग रहा है तो फाइब्रोइड्स हो रहे हैं, आपको मायोमास हो रहे हैं, किसी भी तरीके की गांठें वगैरह जो अंदर हो जाती हैं, तो उसके कारण भी पेट में लगातार दर्द रहता है।
तो हमें रीजन पहले पता करना है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसका रीजन एक्चुअली क्या है। ऐसा नहीं है कि केवल पेट में दर्द किसी खाने की वजह से ही हो सकता है, यह बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आपको लगातार रह रह करके पेट में दर्द है, अलग अलग रीजंस पे है, किसी भी फीवर के साथ में है, पेट दर्द के साथ और भी कुछ हो रहा है, तो पहले उसे डायग्नोज करें, पता लगाएं कि किस कारण से दर्द है। बस उसका पता लगाना ही उसका उपचार है। आपने पता लगाया तो फिर हम उसका उपचार इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं उल्टियों पे। उल्टियां क्यों हो रही हैं हमको, उल्टियां होती क्या है? एक्चुअली जब एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, बहुत ज्यादा मुंह में आपके, जब उल्टी आने से पहले क्या होता है, आपका जी मचलाता है ना, और फिर उसके बाद में मुंह में पानी भरता है बहुत ज्यादा, और फिर एकदम से बाहर निकल जाता है जो भी कुछ होता है। ये है उल्टी का होना। तो उल्टी होना क्या है? बहुत से लोगों में, खासकर बच्चों में, पेट की गड़बड़ियों के कारण उल्टी होती है। अपच वगैरह के कारण बच्चों को अधिकतर उल्टी होती है, या बहुत ज्यादा खांसी है तो उल्टी हो जाएगी, उनको बहुत ज्यादा ठंड लग गई है तो भी उन बच्चों को उल्टी हो जाती है। तो छोटे बच्चों में अधिकतर ज्यादा होती है उल्टी की समस्या। उल्टियां कुछ खास तरह की बीमारियों की तरफ भी इशारा करती हैं, जैसे कि आंतों के रोग हैं। पेट में जहर तो नहीं फैल गया, पेट में जहर मीन्स अगर सचमुच वाला जहर भी जहर है और फूड पॉइजनिंग हो गई वो भी जहर है पेट में। ठीक है, मलेरिया तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, डेंगू में भी वॉमिटिंग होती है, डेंगू तो नहीं हो गया है, टॉन्सिल्स तो नहीं बढ़ गए हैं, टॉन्सिल्स के कारण तो वॉमिट नहीं हो रहा है, और या फिर मूत्र नली में तो किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, उसमें भी कई बार उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है और उल्टी होती है। और कभी कभी उल्टियां खतरनाक भी होती है और हालात खराब कर देती है, और ये इशारा करती हैं कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। इंडिकेटर, ये सारी बीमारियां क्या है, इंडिकेटर हैं ये सारे के सारे, कि ये आपको तब जाकर के डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि उल्टियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, किस रोग के साथ उल्टी हो रही, कौन कौन से सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं। जी कारण और एक बार बता दीजिए। हाँ, उल्टी की और एक बार बता दीजिए। कारण कारण ही बता रही हूँ मैं सारे, कि किस किस कारण से, जैसे पेट की बीमारी के कारण तो नहीं उल्टी हो रही है, गड़बड़ी, पेट में किसी तरह का जहर मीन्स कोई फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो भी उल्टी, या कोई जहर वगैरह भी खा लेता तो उसमें भी उल्टी हो जाती है, ये भी उल्टी है। मलेरिया है, मलेरिया के कारण तो उल्टी नहीं हो रही है। हेपेटाइटिस है, लिवर की प्रॉब्लम, अगर उसके कारण तो आपको उल्टी नहीं हो रही है। अगर टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, ये जब टॉन्सिल्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं, पूरा स्वेल हो जाता है, तो भी अंदर नहीं कुछ सटक पाते हैं और वॉमिट हो जाता है। और वैसे भी उसमें ज्यादातर वॉमिटिंग होती है टॉन्सिल्स के अंदर, उसका भी एक बीमारी है। मूत्र नली की कोई भी, अगर यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन किसी तरह का बढ़ रहा है तो पेट दर्द के साथ में उसमें भी उल्टियां होती हैं। और प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अधिकतर उल्टियां होती है, तो वो भी एक सिम्टम है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, इस कारण से वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है। और इस तरीके से उल्टियां अगर लगातार और बार बार हो रही हैं तो वो खतरनाक होती हैं। तो पता लगाया जाए कि उल्टी क्यों हो रही है। जरूर जरूर जाकर के डॉक्टर की हमें हमेशा सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि आपने बस केवल वॉमिट हुआ और आपने उसको थोड़ा बहुत कुछ लिया, थोड़ा सा अगर आराम होगा तो छोड़ दिया, नहीं, हमेशा उसको डायग्नोस कीजिए प्रॉपरली, जाइए डॉक्टर के पास में, ट्रीटमेंट करवाइए कि क्या रीजन है, किसके कारण मुझे वॉमिट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में, सर दर्द में कई बार ऐसा होता है कि आपको सर दर्द हो रहा है, उसके साथ में वॉमिटिंग भी चालू हो गई, तो वो भी एक बीमारी की तरफ इशारा कर रही है कि सर दर्द के साथ में वॉमिट क्यों हो रहा है आपको। और कई कई बार क्या होता है कि वॉमिटिंग पूरी प्रॉपरली नहीं होती, नौजिया की फीलिंग रहती है, उबकाइयां ही आती रहती हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सर में भी दर्द हो रहा है, उसके साथ में उबकाई आ रही है, उबकाई आते आते फिर वॉमिटिंग भी होने लग जाती, तो वो भी बता रहा है कि नजर दोष हो रहा है या आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो रही है। तो केवल उल्टी, इट इज नॉट ओनली ए बीमारी, ये इंडिकेटर्स हैं जितने भी अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, जितने पढ़े हैं अभी 3-4, ये सब है इंडिकेटर बीमारियां, कि ये इंडिकेट कर रही है। ये खुद में एक बड़ी बीमारी नहीं है, ये लक्षण है, लक्षणों के अंतर्गत आते हैं, लाक्षणिक बीमारी है कि ये किसी और चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्यों उल्टी हो रही है। ऐसे समय में बदन का पानी निकलने पर काबू अगर नहीं किया जा सकेगा तो फिर क्या होगा, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कि वॉमिटिंग बार बार होने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन तो हो ही जाता है, क्योंकि पानी पेट में, चलिए एक वॉमिटिंग में कुछ है तो निकल जाएगा, और 2 में निकल गया, पर उसके बाद में फिर क्या होता है, केवल पानी पानी निकलने लग जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 24 घंटे से अधिक देर तक भी अगर बार बार उल्टी हो रही है तो वो भी मतलब प्रॉब्लम की बात है।
जब उल्टी का रंग हरा या भूरे रंग का है और बहुत ज्यादा स्मेल कर रही है वो, तो भी ये देखने की चीज है। जब रोगी को मल ना आ रहे हो, केवल वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो रही है, पर वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है या उसे आ ही नहीं रही है, ठीक है। और उल्टी के साथ साथ खून भी निकलने लग जाए, तो जो टीबी वगैरह होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती हैं, या फिर हमारे अल्सरेशन होता है, आंतों में घाव हो जाते हैं या आंतों में छाले हो जाते हैं, घाव में ही मेनली उल्टी के अंदर खून आता है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि किस कारण से आपको उल्टी हो रही है। तो ये मतलब खतरनाक चीज है। हमें इसे समझना होगा। उपचार क्या है रहेगा हमारा उल्टियों के अंदर? तो उल्टी अगर तेज हो तो 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। तेजी से अगर उल्टी हो गई 2-3 घंटे तक नहीं। कई बार क्या होता है कि पेट को क्लिंस करने का भी तरीका होता है। अभी जब मैंने कहा कि पेट में जहर फैल गया किसी, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ बासी खा लिया या कुछ ज्यादा खा लिया, तो किसी भी चीज की अधिकता भी जहर है और उसके कारण जहर बन गया, एसिड बन गया अंदर, फूड पॉइजनिंग हो गई अंदर, कुछ भी ऐसा आपने विरुद्ध खाना खा लिया जो कि नहीं खाने चाहिए एक साथ, तो भी पेट में गड़गड़ 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 चालू हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब तक वॉमिटिंग नहीं होती तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। तो वो रिलैक्सेशन के लिए भी होती है कि अगर हो गया तो 3-4 घंटे कुछ मत खाओ, देखो अपने आप शायद उल्टी रुक जाएगी। तो अंदर की वो उसने क्लियर कर दिया बाउल को, आपके पेट को क्लीन कर दिया। तो पेट को क्लीन करने के लिए वो वॉमिटिंग हुई थी। तो उस टाइम तक कुछ नहीं खाए उपचार में हम। बिना दूध की चाय पिए। तो उसमें क्या है कि पानी उबाल करके चाय की पत्ती कम चाय की पत्ती पानी में उबाल के आप नींबू डाल के, शहद डाल के, या फिर केवल नींबू डाल के केवल काली चाय पे, दूध नहीं पिलाना, क्योंकि दूध पिलाएंगे तो उल्टी में कभी भी दूध हजम नहीं होता है। अपच से भी तो उल्टी होती है, और फिर दूध ही पिला दिया तो फिर और भी ज्यादा इंडाइजेशन हो जाएगा। अगर डायरिया वगैरह के साथ में उसमें उल्टी हो रही है तो फिर वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसलिए दूध नहीं हमें उसके अंदर डालना चाहिए। नींबू का रस डाल सकते हैं और अदरक का रस डाल सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर के या गुड़ मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहना चाहिए। ये एक ओआरएस का घोल है। इसे हम घर पे जब बनाते हैं, ये क्या है, नेचुरली हमारी बॉडी के जो इसको डिहाइड्रेट रखता है और हमारे जो आयन्स उसको बराबर रखता है प्रॉपरली। जो हमारे बॉडी के सोडियम वगैरह हैं उनको जो बरकरार रखता है, बैलेंस बना के रखता है। तो उसलिए हम नमक और चीनी देते हैं, ठीक है। नमक और चीनी घोल के अंदर मिला करके बना के उनको देते हैं, और एक साथ नहीं पिलाया जाता है, वो धीरे धीरे सिप सिप करके पिलाना होता है। कभी भी एक साथ पिला दोगे तो तुम तुरंत वॉमिट कर देगा, पर उसको एक एक घूंट धीरे धीरे पिलाया जाएगा तो उसको उल्टी नहीं होगी। और शरीर में पानी की कमी होने ही नहीं देनी है। उसको नारियल पानी पिलाएं, उसको ये हम नींबू का पानी पिलाएं, उसको कोई भी शरबत हम पिला सकते हैं, उसको काली चाय, ये वाली जो चाय अभी हम बता रहे हैं, ये पिला सकते हैं, ग्रीन टी पिला सकते हैं। ये सब चीजें, पानी की मात्रा की अधिकतर चीजें उसे लिक्विड डाइट देते ही रहना है। जूस है, जैसे हल्के जूस, मौसमी के जूस होते हैं, संतरे के जूस होते हैं, वो हम पिला सकते हैं। ये सारी चीज देते रहते हैं। और बच्चों में बदन से पानी अगर ज्यादा निकल जाए तो खतरनाक हो जाता है, तो इसलिए उनका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। बदन में पानी की कमी आने पर बेहोशी या फिर दौरे भी पड़ सकते हैं, तो उससे पहले ही सावधान रहो। तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए बॉडी में क्या होता है, एकदम से ऐंठन आने लग जाती है, बेहोशी आएगी और पूरी बॉडी अकड़ने चालू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए पहले से ही हम उसको डिहाइड्रेट नहीं होने दें, ठीक है। बार बार पानी, शरबत और चाय, शोरबा वगैरह ऐसी लिक्विड डाइट हमें उनको देते रहना है। चाहे वॉमिटिंग हो भी रही है तो भी ये तो करना ही है, तो उसकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है हमको। खाना बंद कर दें और छोटे बच्चों में माँ का दूध पिलाते रहें। खाना नहीं देना चाहिए, हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए, और हल्का फुल्का हम उनको जूस वगैरह है, और छाछ है, काली वाली चाय है, शिकंजी है, ओआरएस का घोल है, ग्लूकोज का पानी है, ये सब चीजें हम उनको पिला सकते हैं। ओआरएस का घोल भी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें। और घर पे भी ओआरएस का घोल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 लीटर पानी ले लो, उसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए और 8 चम्मच चीनी डाल दीजिए। जो पहले पानी बॉईल कर लिया हमने, बॉईल करके ठंडा करा, उसके अंदर ये सब मिला के घोल के उसको रख लिया, और वो रोगी को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर पे हमें लगातार देते रहना है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और ओआरएस का पाउडर बाहर से भी मिल सकता है, किसी भी केंद्र से खरीद के लाके हम इसको दे सकते हैं। अब बस हम आज तो यहीं तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट है दस्त, पेचेस वगैरह, वो कल परसों पढ़ेंगे हम, कल नहीं परसों, नेक्स्ट हमारे उसके अंदर। अब
ओआरएस घर में बनाए थे। जी, आवाज कट रही है आपकी। मैं तो घर में जो ओआरएस पानी बनाएंगी तो आधा चम्मच नमक, एक पानी और चीनी कितना डालेंगे? 8 चम्मच चीनी। हाँ, 1 लीटर पानी के अंदर 8 चम्मच चीनी डालना है। और 1 चम्मच, 1 गिलास जब हम बनाते हैं ना, मीडियम जो 1 गिलास होता है, उसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी या फिर गुड़, मतलब कोई भी मीठा। तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहता है, ये हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मीठा और नमक, सोडियम वगैरह, ये सारी चीजें। तो वो बने रहेंगे जब बराबर, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, कमजोरी नहीं आएगी, उसमें वीकनेस नहीं आती है। ठीक है। तो लिक्विड जितनी ज्यादा से ज्यादा डाइट है, हम छाछ वगैरह ये सारी चीजें दे सकते हैं इसके अंदर, पर हैवी कुछ भी खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। जब उल्टियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तब भी उसके बाद में सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हल्की पतली दाल दी है, या खिचड़ी दलिया एकदम घुटा हुआ, अच्छा पतला घुटा हुआ दही के साथ या छाछ के साथ। दही से ज्यादा छाछ प्रेफर करते हैं, क्योंकि दही थोड़ा हैवी होती है और छाछ हल्की होती है और पाचक होती है। तो छाछ के साथ में हम दाल दलिया खिचड़ी थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा घुटा हुआ अच्छा बना करके, हींग वगैरह डाल करके वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं जिनको भी उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको। ठीक है। कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन आंसर कर रखा है 5 मिनट का टाइम। जी मैम, एक सवाल था जो पेट दर्द का, इसका आपने जो कारण बताया कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जगह में, मतलब कौन साइड में दर्द होने से कौन सा प्रॉब्लम है बिल में? अब देखिए, अगर लिवर की प्रॉब्लम है, तो वो आपके पेट में पसली के नीचे की साइड में आपको दर्द होगा। ठीक है। गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो ऊपर की तरफ पेट फूला हुआ भी होगा, ब्लोटिंग भी होगी उसके अंदर। और गैस का तो दर्द पेट से स्टार्ट होके कहीं भी फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक तरीका है। और गैस का जब दर्द होगा तो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा हमेशा, तो बढ़ते हुए वो हमारे चेस्ट में भी जाता है, पीछे बैक में भी जाता है, सर में भी जाता है। ये गैस के दर्द के लक्षण है। अगर नीचे की तरफ, बिल्कुल ये देखिए, जो आपके नीचे की, ये हमारी किडनी वाली साइड होती है, यहां अगर नीचे दर्द हो रहा है तो किडनीज में दर्द हो सकता है। उसके थोड़ा और नीचे है, आगे की तरफ दर्द है तो हमारी ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल नीचे हमारे पेल्विक में अगर दर्द है तो यूट्रस से या फिर यूरिथ्रा से रिलेटेड, यूरिथ्रा मूत्र मार्ग जो हमारा होता है, उसमें यूरिन इन्फेक्शन में भी हमारे नीचे से पेट में दर्द होता है, आके नाभि तक 30 वाला दर्द होता है, या फिर टॉयलेट करने पे बहुत ज्यादा तेज पेट में दर्द हमें होता है, उल्टी उबकाई भी आती है और कुछ खाया भी नहीं जाता है। और अगर थोड़ी सी भी पानी की कमी रह जाए, अगर यूरिन इन्फेक्शन है, तो पेट में तेज दर्द चालू हो जाता है। ठीक है। ये सब चीजें हैं कि आपको पेट दर्द। अब जब अल्सरेशन वाली बात है कि अगर पेट में अल्सर हो गया तो वो पूरे पेट में एक चुभन वाला दर्द होता है, कि कुछ भी खाया या पिया आपने तो टीस 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 मार के अंदर पूरे पेट में आप समझ नहीं पाएंगे कि किस जगह दर्द हो रहा है, पर वहां प्रॉपरली दर्द हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के दर्द अलग अलग जगह होते हैं, है ना। इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं हम कि किस तरीके का दर्द हो सकता है। अब पथरी जब हो जाती है ना, तो अगर हमारे पित्त की उसके अंदर पथरी है तो वो साथ में गैस भी बनाती है, तो वो पूरे पेट में भी दर्द होता है। तो कभी कभी स्पेसिफिक एक ही जगह पे दर्द होता है, पथरी वाली जगह पे। अगर किडनी के अंदर है पथरी, तो दोनों साइड में, जिस भी साइड में है, यहाँ लेफ्ट में या राइट में, तो उस साइड में आपके दर्द होगा। अगर आपकी पथरी खिसक के नीचे चलेगी, किडनी वाली पथरी अपने आप निकलती है ना पेशाब के रास्ते से, तो वो क्या खिसक के नीचे आ गई। अगर वो पेशाब की नली के अंदर है या पेशाब की थैली के अंदर है या बिल्कुल नीचे भी आ गई, तो भी वो नीचे से ऊपर की तरफ पेट में दर्द करेगी और नीचे नीचे पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा। अपेंडिसाइटिस का दर्द है, वो भी पेट में होता है, पर वो है हमारी साइड है, कि हमारी राइट हैंड साइड नीचे, एकदम नीचे जो ग्रोइंग वाला एरिया होता है हमारी, जहां जांग, थाई हमारी और पेट का हिस्सा, पेल्विक हिस्सा मिलता है, उस जगह पे अगर दर्द होता है तो वो अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है, वो सहन नहीं होता है। तो इस तरीके के दर्द से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आप पहचान सकते हो कि ये दर्द इस जगह इस चीज का होता है। ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये दर्द है तो ये किस चीज का हो सकता है, वो दर्द है तो किस चीज का हो सकता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो मैं भी पीरियड के टाइम पे जो पेन रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो ये है, मतलब तो हम इसको क्या नॉर्मली लेंगे? पीरियड क्या लेंगे? जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम जो दर्द होता है, इसको हम नॉर्मल नहीं, नॉर्मल
नहीं, नॉर्मल नहीं होता। पीरियड के टाइम दर्द होना ही नहीं चाहिए। अगर कैसा भी दर्द है वो एबनॉर्मल है। पीरियड के दर्द में क्या होता है, क्रैम्प्स में मतलब ऐंठन वाला मरोड़ का तेज दर्द होता है नीचे से ऊपर की तरफ को, नीचे नीचे मेन पेल्विक एरिया, साथ में वो जाता है हमारी ग्रोइंग में, ये हमारे जांघों वाले हिस्से में, और थोड़ा नीचे जांघों की तरफ रेगुलेट होता है, और बैक में दर्द जाता है वो साथ में दोनों। ठीक है, मेन है उसका कि उसकी सिकाई की जाए। जब हम सिकाई करते हैं किसी भी रीजन से हो सकता है वो, जो मेंसुरेशन वाला पेन है ये कभी भी नॉर्मल नहीं है। उसमें कहीं छितड़े तो नहीं आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स तो नहीं बन के आ रहे हैं, फाउल स्मेल तो नहीं है, डार्क कलर का तो नहीं है जो फ्लूइड निकल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इंडिकेट करती हैं कि कहीं आपके अंदर कोई वो सिस्ट तो नहीं बन रहा है, या फिर कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई किसी हार्मोन की कमी तो नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है तो भी उसमें पेन बहुत होता है। तो वो वाली चीज के लिए जो मेन उस टाइम के लिए है वो तो यही है कि सिकाई करें, रेस्ट करें, हल्का खाना खाएं, और जहां तक हो सके तेज नमक मिर्च का खाना ना खाएं। इस टाइम पे मीठा दलिया, हल्का मीठा हलवा, सूजी का हल्का पतला बनाया हुआ घी का हलवा, सौंठ डाल करके, ये सब चीजें फायदा करती हैं हमको हमेशा। गुड़ और सौंठ वाले जो चीजें बना देते हैं तो क्या होता है, क्लियर होता है। जो क्रैम्प्स होते हैं उन दर्द को वो एब्जॉर्व करता है। हल्के गरम तेल से आप हल्के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। उसके अंदर हम यूकेलिप्टस ऑयल डाल के उससे मसाज कर सकते हैं, तो वो गर्माहट देता है और पेन किलर के जैसे काम करता है। इसके अंदर हम गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए पीरियड्स में, क्योंकि वो फिर सूजन हो जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो भी। और एक तो पहले ही दर्द हो रहा है, इट मीन्स मेंस्ट्रुअल आपकी नॉर्मल नहीं है, और फिर भी ठंडा खाएंगे तो फिर कोई भी सूजन हो सकती है, कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठंडा नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए इस टाइम पे। ऐसे सूखे खाने जैसे पिज्जा वगैरह हैं, बर्गर हैं, मोमोज वगैरह, ये सब चीजें जो है ना ये भी नहीं खानी चाहिए। डाइजेशन नहीं होगा, वॉमिटिंग होगी फिर आपको, क्योंकि इस टाइम पे डाइजेशन वैसे भी वीक होता है। बॉडी में हल्का टेम्परेचर वैसे भी होता है, क्योंकि लेयर टूटती है ना एंडोमेट्रियम की। जब वो लेयर टूट रही है तो वो ऑलरेडी अंदर एक टूटने का काम चल रहा है, नेचुरल क्लिनजिंग हो रही है बॉडी के अंदर। वो जो हमारे लिए वो वेस्ट थी, है ना, वेस्ट है तो वो वेस्ट निकल रहा है। वो वेस्ट निकलने का प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, उसमें कोई पेन होना नहीं चाहिए। अगर पर उसमें पेन है तो वो एक प्रॉब्लम ही है, तो उसे एज ए प्रॉब्लम ही कंसिडर किया जाता है, बीमारी है, उसे दिखाना चाहिए। तो जब प्रॉपरली थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आराम हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे खून की कमी के कारण भी हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमारे जनरल वीकनेस है तो भी हमें ये प्रॉब्लम होगी, या फिर विटामिन ई की कमी है तो भी हमारे दर्द होता है। तो इन सब चीजों से दर्द होता है। तो गर्म पानी की बोतल की सिकाई, और हल्का मसाज, गरम भोजन, अच्छा गरम खाना, गरम पानी सिप सिप करके धीरे धीरे पीना, यानी एक साथ एक लोटा भर के या ग्लास भर के पी लिया। बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट में दर्द है, एक गिलास तेज गर्म पानी एक गिलास लेके बैठ जाएं, एक एक दो दो सिप आराम से तसल्ली से बैठ के पिए। जितना हो सके भारी काम नहीं करना है, बॉडी के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी भी तरीके से उसे पुश नहीं करना है, और उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस टाइम में एक्सरसाइज नहीं कही जाती है। और मसाज नहीं करवाए, मालिश नहीं करवानी है। हल्के हाथ से आप ऑयलिंग अपने खुद कर सकते हैं, कि हल्के हल्के से आपने ऑयल लगा के उसको, या फिर कोई भी ऑइंटमेंट लगा के ढक दिया उस एरिया को। ये नहीं कि आप मालिश करवाने, नो, नेचुरली वो ऑलरेडी फ्लो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो उसको हमें रेगुलेट रहने देना चाहिए। ठीक है, और गर्म पानी पियो, सिकाई करो, रेस्ट करो जितना हो सकता है, हल्का खाना खाओ 2 से 3 दिन बस केवल, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मली हो जाता है। और कुछ सीड्स वगैरह भी ऐसे होते हैं जिनसे कि हम इन सब चीजों को देते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे इन सब चीजों में, कि इन सब चीजों से हम उसको क्योर करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, और कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्रार्थना करवाइए, क्लास का टाइम हो गया है। भगवान को स्मरण करते हुए भवन्तु सुखिनः सर्वे